हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हमने 2 लेक्चर लिया है जिसमें क्वेश्चन आंसर करवाए हैं और आज 3rd लेक्चर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जीके जीएस का। ठीक है, और जीके जीएस जब एक क्यूज पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपका मैथ का एक पूरा मैथ का ही रखेंगे लेक्चर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होता है। तो मैंने 50 क्वेश्चन पहले वाले में करवा दिया है और आज 51 नंबर हम पढ़ते हैं। तो 51 नंबर क्या है? यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते तो घड़ी सुस्त हो जाती। यानी कि अगर एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी लेते हैं, ठीक है, तो वो अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे, पृथ्वी पे तो हमारा सुई चल रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन। अगर हम इसी को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जो कि चंद्रमा पे ग्रेविटेशन ना के बराबर है, ठीक है, 1/6 है यहाँ के, तो वहाँ पे जो हमारा घड़ी होगा वो बहुत ही धीरे धीरे चलेगा क्योंकि ग्रेविटेशन तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 1/6 है यहाँ का, वहाँ पे चंद्रमा पे ग्रेविटेशन 1/6 है, तो हमारा वहाँ पे बहुत धीरे धीरे घड़ी चलेगा। यहाँ पे जैसे 1 घंटा 60 मिनट का होता है, वैसे ही वहाँ पे 1 घंटा हो सकता है कि 3600 आवर का हो सके, ठीक है, क्योंकि वो 6 गुना है, 6 का 1/6 है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यों सुस्त हो जाएगा, एकदम कम धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, अब हमारा है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होगी। ये जो हमारा प्रकाश की तरंगे होती हैं, हमारा जो प्रकाश है उसकी तरंग होती है, वेव होती है। वेव हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका भी मैंने क्लास लिया है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो वेव होता क्या है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो ये होता है हमारा प्रकाश का वेग, वो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कि ऐसे मीडियम के थ्रू चलता है। ठीक है, तो मीडियम के थ्रू चलता है तो उसमें क्या होता है, जब वो कांच से गुजरती है यानी कि कोई शीशे से गुजरती है तो क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होती है। इसमें सिर्फ वेग, स्पीड और तरंगदैर्घ्य, यही दो प्रभावित होती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। और एक फिजिक्स का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन उसमें था कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से प्राप्त करता है तथा शेष आधा वेग v2 से, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो पहले आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यहाँ पे तो कंपटीशन का एग्जाम है, तो यहाँ पे आप पूरा लिख कर एकदम एक्सप्लेन कर नहीं आंसर देंगे। जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना आप करेंगे। ठीक है, तो जल्दी करने के लिए भी आपको पहले बड़ा वाला, लार्ज वाला मेथड जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आपसे छोटा वाला होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो क्या है, एक पिंड यानी कि एक बॉडी की कुल दूरी यानी कि टोटल अमाउंट आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है। v1 यानी कि जो उसका शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा v1 मान लेते हैं, तथा शेष आधा वेग v2 से, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। औसत वेग क्या होता है? किसी भी चीज़ का औसत क्या होता है? पूरे को जोड़ना, बाई 2 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे वही होता है। ठीक है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक पॉइंट हम मानते हैं a और एक b, तो हमारा यहाँ a से लेकर b तक की दूरी क्या है? 2x हम मान रहे हैं। ठीक है, माना कुल दूरी 2x किलोमीटर। ठीक है, तब आधा दूरी x किलोमीटर, वेग हमारा v1, और इसी प्रकार t1 इज इक्वल टू एक्स बाई v1 और t2 इज इक्वल टू एक्स बाई v2। ठीक है, औसत वेग हमारा क्या होता है? कुल दूरी बाई कुल समय। ठीक है, तो 2x बाई एक्स बाई v1 प्लस एक्स बाई v2। ठीक है, तो हमारा आएगा 2x v1 v2 बाई v1 प्लस v2 इंटू एक्स। ठीक है, तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन करने से अच्छा है कि या तो आप याद कर लो इस क्वेश्चन का आंसर, या फिर आप जल्दी ये वाले पार्ट को सिर्फ लिख के औसत दूरी ये करके इतना और यहाँ तक ला सकते हैं जब एग्ज़ाम टाइम में होगा, जब आपको पेपर मिलता है A4 साइज़, तो उसमें आप जल्दी करने के लिए आप इतना ही लिख के जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी
आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ करके आपको जल्दी जल्दी आंसर निकाल कर लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट ही एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले घर पे पूरा एक्सप्लेन्ड जो क्वेश्चन होता है वो कीजिए, फिर उसका ट्रिक खोजिए कि इसमें से हम क्या छोटा छोटा टॉपिक याद करें जिससे हमें बड़ा वाला याद ना करना पड़े और आंसर भी आ जाए सही सही, ठीक है। तो अगर अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। ये जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स रेज, उसका उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। अब इसको हम फुल एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स रे होती है। एक्स रे क्या होती है? जो हमारा कोई भी किरण आ रही है, यानी कि किरण रे एक सन से आई लाइट, तो वो गुजरती कहाँ है? एक्सरे उसी में से आती है। तो उसका जो क्रिस्टल संरचना है, जब वो क्रिस्टल एक होता है, यानी कि त्रिभुज के आकार का होता है, जो चारों तरफ से वो पैक्ड होता है, वो वाइट कलर का होता है और क्रिस्टल उसे बोला जाता है। तो जब उस पर एक्सरे को डाला जाता है तो उसमें से 7 रेज निकलती हैं अलग अलग कलर में, ठीक है, जिसको हम बैजा नीहा पीनाला कहते हैं, यानी कि बैगनी कलर, बैजा, जामुनी कलर और लाल, हरा, पीला, ऐसे करके पूरा कलर निकलता है, ठीक है। इसका तरंग दैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिणाम की कोटि समान होती है। ये जो तरंग दैर्ध्य होती है इस किरण की, रे की, एक्सरे की, और क्रिस्टल का अंतर परमाणु की, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होती है, वो दोनों का जो परिमाण होता है, यानी कि उसका दोनों का जोड़ निकाल के आए, उसे को परिमाण कहते हैं, उसका कोटि समान होता है, वो दोनों समान होते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये जो मनुष्य यानी कि ह्यूमन, जो हमारा नेत्र है, आई है, उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, हम आपको देख रहे हैं या फिर आप हमें देख रहे हैं, तो क्या होता है, हमारे जो आँख में रेटिना होता है उसमें क्या बनता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होता है, कि रियल दिखाई देता है, और उल्टा बनता है, ठीक है। तो फिर हमारा दिमाग उसे सीधा करके तब हमको बताता है, ओ ये हमारे हैं, ये हम लोग के हैं, या फिर ये चीज़ है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब उल्टा हमारे रेटिना पे आता है। पर जो हमारा माइंड है वो इसे सीधा करता है, ठीक है, सीधा करके तब बताता है कि ये एक चेयर है, ये एक चौक है, ये एक बोर्ड है, ये लिखा हुआ क्या है, ये सब उल्टा आता है। फिर ये जो हमारा माइंड है वो सीधा करके हमें बताता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य इसकी सेटिंग की दर का मंदित करना है। ये जो हमारा सीमेंट है वो कैसे बनता है? सीमेंट हमारा बनता है चूना पत्थर से, ठीक है। चूना पत्थर के अंतर्गत क्या होता है कि उसके अंतर्गत क्लिंटर रखा था है। क्लिंटर क्या होता है? क्लिंटर चूर्ण होता है जो कि उसे वाइटनेस देता है। सीमेंट क्या होता है? जब ब्लैक रहता है ना, तो ब्लैक नहीं रहता है, ग्रेइश कलर का होता है सीमेंट, ठीक है। तो वो जो ग्रेइश कलर आता है वही क्लिंटर चूर्ण से आता है, ठीक है। फिर उसमें जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? उसके जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है सीमेंट में ताकि इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा खदकते रहते हैं। खदकने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसको बहुत ज़्यादा हो जाता है सीमेंट का, कि उसमें पानी रखा रहेगा वो ब्लास्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा उसमें गर्मी आ जाती है। उसमें क्या उसे बोलेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, इतना ही जानिए, ठीक है। तो वो आती है, इसीलिए उसमें जिप्सम रखा जाता है ताकि वो कम हो सके, कि उसे घोला जाए तो गर्म ना हो, ठीक है। जैसे चूना पहले घोला जाता था तो क्या होता था, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम हाथ रख नहीं सकते थे, कुछ देर छोड़ना पड़ता था चूना को पानी में रख कर, ठीक है। पर अब नहीं छोड़ना पड़ता है, अभी भी छोड़ना पड़ता है, पर सीमेंट को ऐसे ना छोड़ना पड़े, क्योंकि कोई भी प्लास्टर हो रहा है उसको छोड़ के फिर कीजिए तो आप कितना टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि उसे टाइम ना लगे, गर्म ना हो, हमें हीट प्रोड्यूस ना करे, जिससे हमारा हाथ ना जले, ठीक है। अब हमारा अगला है क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ये जो हमारा प्राकृतिक गैस है,
यानी कि नेचुरल गैस जो हमारे पास नेचुरल गैस यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो होता है उसका अवयव जो होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। ये जो क्लोरोफिल पौधे बनाते हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो मैग्नीशियम होता है, Mg, ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों अलग अलग है, सेल्सियस अलग होता है, फ़ारेनहाइट अलग होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर समान रीडिंग देता है। ये जो हमारा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर समान रीडिंग देता है। ये जो हमारा थर्मामीटर होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान रीडिंग देता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्शन में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ये जो नाभिकीय रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें क्या होता है, ये जो मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है, भारी जल यानी कि कठोर जल, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, उसका अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एस्बेस्टस के कारण एम्फेसेमा रोग होता है। ये जो हमारा एस्बेस्टस है उसी के कारण फेस्मा रोग होता है, यानी कि डिजीज होता है एम्फेस्मा, ठीक है। इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा उत्पादित होता है। ये जो हमारा इंसुलिन है वो पेनक्रियाज में से निकलता है, ठीक है, अग्न्याशय जिसे कहते हैं हिंदी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ फिबुला और टिबिया होती है। ये जो हमारे ह्यूमन के पैर वाली हड्डी में दो जांघ जिसे बोला जाता है, उसमें दो हड्डी होती हैं, फिबुला और टिबिया। जांघ की हड्डी नहीं, उससे नीचे वाले जो हमारे घुटने के नीचे होती है हड्डी दो गो, उसे हम कहते हैं फिबुला और टिबिया, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग हो जाते हैं। ये हमारा जो विटामिन ए की कमी से होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि उस आदमी को जिसे नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसे रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दिन भर अच्छे से दिखाई देगा, रात को बस उसे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। ये जो वायु का वेग होता है यानी कि हवा का स्पीड, वो हमारा दाब प्रवणता पे संबंधित होता है, ठीक है, रिलेटिव होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। ये जो हमारा मानव शरीर का रक्तचाप यानी कि ब्लड क्लॉट, ये सब जो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि डिसाइड करता है कि क्या हो सकता है, क्या कंट्रोल यही करता है, ठीक है। अब हमारा कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम से संबंधित है। जो कंप्यूटर है वो वायरस प्रोग्राम से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन, अगले क्लास में और सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू।